ठीक है, तो हीटिंग कर्व या कूलिंग कर्व जो है ये बेसिकली इट डिस्क्राइब्स हाउ द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स चेंजेस व्हेन वी सप्लाई हीट टू अ सब्सटेंस। ठीक है, या फिर अगर आप उसको कूल डाउन कर रहे हैं तो उसमें क्या एनर्जी चेंजेस आ रहे हैं। मतलब लेट सपोज हम कहते हैं कि जी हमारे पास कोई सब्सटेंस है एक्स। ठीक है, इफ वी हैव अ सब्सटेंस एक्स और इसका बॉइलिंग पॉइंट है लेट सपोज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्स इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एंड मेल्टिंग पॉइंट इज लेट सपोज, चलें ये आप यूं अज्यूम कर लें कि ये वाटर ही है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो सब्सटेंस है इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब जो क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है कि ड्रॉ अ हीटिंग कर्व which shows how the substance, या आप कह लें कि how the particles changes their arrangement when substance X is heated from 15 to 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगर आप इस सब्सटेंस को हीट करते हैं फ्रॉम 15 टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो भी इसमें चेंजेस आएंगे उनको आपने हीटिंग कर्व के थ्रू जो है वो शो करना है। ठीक है, तो लेट्स सपोज इसमें सबसे पहले तो आप एक्सेस ड्रॉ करेंगे। हीटिंग कर्व ड्रॉ करने के लिए जब भी आप हीटिंग कर्व ड्रॉ करेंगे तो लेट्स से ये हमारे पास एक्सेस आ जाएंगे। ठीक है, वाई एक्सेस के ऊपर टेम्परेचर होगा और एक्स एक्सेस के ऊपर टाइम। ठीक है, अच्छा अब आप टेम्परेचर मतलब कहाँ से आपने हीट करना शुरू किया, वी आर हीटिंग इट फ्रॉम 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब स्टार्टिंग टेम्परेचर क्या है 15 डिग्री सेंटीग्रेड और कहाँ तक लेके जाना है 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो लेट सपोज इफ दिस इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और अब इसमें कितने फेज चेंजेस आएंगे, देखिए इसका मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहले तो आप मुझे ये बताएं कि 15 डिग्री पर ये सब्सटेंस क्या होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। व्हाट वुड बी सॉलिड। इट्स स्टेट एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। जी बेटा, सॉलिड। 15 मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 15 डिग्री पर इसकी स्टेट क्या होगी, लिक्विड। लिक्विड फेज में होगा। 0 डिग्री पे मेल्ट हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी आप कह लें कि अबव जीरो इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड फॉर्म। और कब तक लिक्विड में रहेगा, जब तक कि बॉइलिंग पॉइंट अचीव ना हो जाए। तो 15 डिग्री पर ये सब्सटेंस किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। समझ आ रही है बेटा ये बात सबको। ठीक है, तो एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड दिस सब्सटेंस वुड बी इन लिक्विड फेज के अंदर होगा। ठीक है, तो आपने 15 डिग्री से स्टार्ट करना है, तो अब इसका मतलब इसमें कितने फेज चेंजेस आएंगे, 15 डिग्री से आपने 110 तक जाना है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जो सब्सटेंस है इट वुड चेंज इट्स फेज फ्रॉम लिक्विड टू गैस, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ये 100 डिग्री है। तो एट 100 डिग्री दिस सब्सटेंस विल कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड टू गैस फेज में चला जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज आपने कहा ये 15 डिग्री है और लेट्स सपोज इफ दिस इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड और ये आ गया 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो लेट्स सपोज ग्राफ जो है ये किस टाइप का बनेगा, पहले इसको हम ग्राफ एक दफा ड्रॉ कर लेते हैं फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सपोज ये हमारे पास 100 डिग्री तक एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा जरा हम, ठीक है, तो 100 डिग्री पे स्ट्रेट लाइन एंड देन फिर उसके बाद एट 100 डिग्री फेस चेंज आएगा और जब फेस चेंज आएगा वी गेट अ वर्टिकल लाइन और फिर उसके बाद दोबारा टेम्परेचर राइज करना शुरू कर देगा। तो ये इस टाइप के जो ग्राफ हैं ये कहलाते हैं हीटिंग ग्राफ। ठीक है, या हीटिंग कर्व कहते हैं। अभी इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। फिलहाल जस्ट ये आप समझे कि यहाँ पे जो आपके पास सब्सटेंस है, ठीक है, मैं इन पॉइंट्स को जो है वो नाम दे देता हूँ। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि जी दिस इज पॉइंट ए,
दिस इज पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। तो फ्रॉम ए टू बी अगर हम देखें, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी दिस सब्सटेंस इज इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, ए से लेके बी तक ये सब्सटेंस किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, बी टू सी, अब 100 डिग्री जो है ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, 100 डिग्री इज द बॉइलिंग पॉइंट फ्रॉम बी टू सी। ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी, एट दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, बेसिकली दिस हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट्स द फेज चेंज। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है? इट रिप्रेजेंट्स फेज चेंज। तो हम कहेंगे कि ये इस फेज चेंज के ऊपर आपके पास लिक्विड एंड गैस, बिल्कुल ठीक है। तो वी वुड हैव अ मिक्सचर ऑफ, यानी ये बी, पॉइंट बी पर ये लिक्विड फॉर्म में होगा और पॉइंट सी पे ये गैसिफाई हो चुका होगा। तो बिटवीन बी एंड सी इट वुड बी अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड गैस। ठीक है, बिटवीन पॉइंट बी एंड सी दिस वुड बी a mixture of liquid and gas, and above C it would be in gaseous form, क्योंकि आप 100 डिग्री से ऊपर चले गए। ठीक है, तो एक तो आपको ये ग्राफ जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, बट यहाँ तक बात सबको क्लियर है? इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो बेटा पूछ लें। सर ये वापस समझा दें। कौन सा पॉइंट? सर बी एंड सी वाला। हाँ, बी एन सी में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आप ये ध्यान में रखो कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है सब्सटेंस का? 100 डिग्री। ठीक है ना? तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस गोज फ्रॉम लिक्विड टू गैस फेज, जिस टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस लिक्विड से गैस फेज में जाएगा। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि पॉइंट बी पर ये सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो वर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपको फेज चेंज, मतलब ये फेज चेंज को शो करती है। तो बी से लेके सी तक जो आपका सब्सटेंस है ये लिक्विड और गैस के एक मिक्सचर की फॉर्म में होगा, और सी पे ये कंप्लीटली गैसिफाई हो चुका होगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है, पॉइंट ए टू बी। अच्छा जी, तो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, यानी अब मुझे सिंपल यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि ए से बी में क्या हो रहा है। ठीक है, अगर आप देखें तो यहाँ पे एट पॉइंट ए जो आपका सब्सटेंस है ये लिक्विड फेज में है, तो पार्टिकल्स जो हैं ये रैंडम अरेंजमेंट के अंदर होंगे। ठीक है, अब जैसे जैसे आप, मतलब ए से बी तक क्या हो रहा है कि आपका टेम्परेचर राइज कर रहा है। अगर आप वाई एक्सिस पे देखें तो आप 15 से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, 100 डिग्री की तरफ, तो टेम्परेचर राइज कर रहा है। ठीक है, एज वी आर, मतलब जैसे जैसे टाइम आपका पास हो रहा है तो टेम्परेचर जो है ये राइज कर रहा है। मतलब सिंपल आप यूँ समझें कि ये एक्सपेरिमेंट किस तरह हो रहा है कि सपोज अगर हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, लेट्स से ये हमारे पास बीकर है और इस बीकर के अंदर वाटर मौजूद है। ठीक है, और इसको आप हीट कर रहे हैं, इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास थर्मामीटर भी मौजूद है। लेट्स सपोज दिस इज थर्मामीटर। तो अब हम देख रहे हैं कि यानी ये हमारे पास थर्मामीटर आ गया और इनिशियली टेम्परेचर क्या है? 15 डिग्री। तो अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अब थोड़ा सा आपको ये समझना है कि एज वी इंक्रीज दी टेम्परेचर, ठीक है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब पार्टिकल्स को हीट एनर्जी मिली, यानी हम सिंपल कह रहे हैं, सिंपल आपने ये ध्यान रखना है कि एज हीट एनर्जी इज प्रोवाइडेड, क्योंकि आप इसको हीट कर रहे हैं, तो एज हीट एनर्जी इज प्रोवाइडेड, जैसे जैसे वाटर को हीट एनर्जी मिलेगी, द काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स विल राइज। ठीक है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, या आप कह लें कि जैसे जैसे आप हीट एनर्जी देंगे पार्टिकल्स को, लिक्विड को हीट एनर्जी मिलेगी, तो क्या होगा? पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू होगी। ठीक है, which we can see from rise in temperature, because in temperature जो है, चेंज इन टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी के, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम इसको हीट कर रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है, इट राइजेस फ्रॉम 15 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे पार्टिकल्स को हीट एनर्जी मिलेगी तो इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो, तो एज heat energy is provided, the kinetic energy of particles will rise, and which can be seen from, which can be seen from
rise in temperature। ठीक है, ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम हीट एनर्जी दे रहे हैं, यानी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी क्या हो रहा है कि जो भी हीट एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हैं, सिंपल आप यूं भी कह सकते हैं कि फ्रॉम पॉइंट ए टू बी ऑल द हीट एनर्जी सप्लाइड, all the heat energy supplied is utilized in increasing the kinetic energy of particles in liquid phase। still particles liquid phase में ही है, लेकिन A से B तक जो भी आपने हीट एनर्जी दी है, बेसिकली हमें ये डिस्क्राइब करना होता है कि जो हम हीट एनर्जी दे रहे हैं वो कहाँ कंज्यूम हो रही है। तो हम सिंपल कह रहे हैं कि ऑल द हीट एनर्जी सप्लाइड is utilized in increasing the kinetic energy of particles when it is in liquid phase, when it is in liquid phase। जी बेटा, ये बात समझ में आई है सबको कि ए से लेके बी तक क्या हो रहा है, जो भी आप हीट एनर्जी दे रहे हैं वो सारी की सारी हीट एनर्जी कहाँ यूज अप हो रही है, पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर है सबको? जी सर। ठीक है जी, तो ऑल द हीट एनर्जी सप्लाइड इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन इंक्रीजिंग द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ये तो पॉइंट हो गया। अच्छा, अब उसके बाद जब आप 100 डिग्री पे पहुंचते हैं, ठीक है, द मोमेंट एट विच टेम्परेचर राइजेस टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अब ये क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, तो एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो रहा है, अगर आप देखें तो फ्रॉम बी टू सी देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। यानी ये जो टाइम पीरियड है आपका, सिंपल अगर आप देखें तो पॉइंट बी से लेके पॉइंट सी तक, इस टाइम फ्रेम के अंदर आपके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्या इस टाइम पे आपने बर्नर ऑफ कर दिया होगा? नहीं, हीट एनर्जी तो आप दे रहे होंगे। ठीक है, हीट एनर्जी तो आप कंटिन्यूसली दे रहे हैं, बट हम ये देख रहे हैं कि एट पॉइंट बी टू सी, अगर हम बी टू सी को डिस्क्राइब करें तो बी टू सी क्या है, दिस इज व्हेन फेज चेंज अकर्स। ठीक है जी, दिस इज व्हेन फेज चेंज अकर्स। इस ग्राफ में फेज चेंज कहां पे आ रहा है, बी टू सी में, व्हेन लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस। और बी टू सी हम सिंपल देख सकते हैं कि देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, नो चेंज इन टेम्परेचर, ऑल्दो आप हीट एनर्जी दे रहे होंगे। ठीक है, आपने बर्नर ऑफ तो नहीं किया होगा ना, ये जो आप हीट एनर्जी दे रहे हैं ये तो कंटिन्यूसली मिल रही होगी। बट हम ये क्या देख रहे हैं कि जब फेज चेंज आता है, जब एक सब्सटेंस अपना स्टेट चेंज करता है फ्रॉम लिक्विड टू गैस, तो उसका टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो जाता है, टेम्परेचर में चेंज आना रुक गया। यानी ये पॉइंट पॉइंट बी पे भी टेम्परेचर 100 है, पॉइंट सी पे भी टेम्परेचर 100 है। तो सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है कि जो हीट एनर्जी आप यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं वो हीट एनर्जी कहाँ जा रही है, द हीट एनर्जी सप्लाइड फ्रॉम बी टू सी वेयर इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, हमें सिंपल ये एक्सप्लेन करना है कि बी से सी में जो हम हीट एनर्जी दे रहे हैं वो हीट एनर्जी कहाँ पे यूटिलाइज हो रही है, कहाँ जा रही है, वो सिंपल हमें यहाँ एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि फ्रॉम बी टू सी, बी टू सी क्या है, इट इज अ फेज चेंज, यानी यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, लिक्विड गोज इनटू गैसियस फेज। अब लिक्विड फेज में क्या होता है, लिक्विड फेज में पार्टिकल्स आर इन क्लोज कांटेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, और पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं। लेट से आप कह लेंगे ये पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस है, जिनको हमने डॉटेड लाइन से शो कर दिया। अब जब आप इस लिक्विड को गैस फेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, एट फेज चेंज व्हेन लिक्विड गोज इनटू गैसियस फेज, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, ठीक है, ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है जो आपने डॉटेड लाइन से शो किए हैं, इन अट्रैक्शंस को हमें ब्रेक करना है। ठीक है, यानी कि आप यूं समझें कि सॉलिड लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू ब्रेक दीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस व्हिच होल्डिंग द मॉलिक्यूल्स टुगेदर। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि हैव टू ब्रेक द फोर्सेस which hold the molecules together in
लिक्विड फेज। ठीक है, अगर आपने लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो ये जो अट्रैक्शंस हैं, ये जो डॉटेड लाइन से आपने अट्रैक्शन शो किए, इनको तोड़ना होगा, एंड दिस रिक्वायर्स एनर्जी। किसी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आपने ब्रेक करना है तो दिस रिक्वायर्स, इसके लिए क्या रिक्वायर्ड होगी, इट रिक्वायर्स एनर्जी। तो एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब फेज चेंज हो रहा है, व्हेन लिक्विड गोज इनटू गैसियस फेज, तो इस टाइम पे जो आप हीट एनर्जी देंगे, हमारा क्वेश्चन यही था ना कि वो सारी की सारी हीट एनर्जी कहाँ जा रही है, तो हम कहते हैं कि दी मतलब नॉर्मली फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, आपने कहा कि जो भी हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं उससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, बट बी टू सी बिकॉज इट इज अ फेज चेंज। ठीक है, बी से सी में क्या हो रहा है कि ऑल द हीट एनर्जी सप्लाइड, all the heat energy supplied, utilized in breaking the attractions between particles। ठीक है, बी टू सी क्या हो रहा है कि ऑल द हीट एनर्जी सप्लाइड, जो भी आप हीट एनर्जी देंगे, इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन ब्रेकिंग द अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। ये जो अट्रैक्शंस हैं, इन अट्रैक्शंस को आप ब्रेक कर रहे हैं, जो डॉटेड लाइन से आपने अट्रैक्शन शो किए, इनको ब्रेक कर रहे हैं, सो दैट लिक्विड कैन गो इनटू गैसियस फेज। ठीक है, तो फ्रॉम पॉइंट बी टू सी देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, तो इसका मतलब टेम्परेचर में ना कोई राइज आएगा ना डिक्रीज आएगा। ठीक है, तो जो भी आप हीट एनर्जी दे रहे हैं, ऑल द हीट एनर्जी सप्लाइड is utilized in breaking the attractions between particles, so therefore no change in kinetic energy of molecules। यानी काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ रही थी, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से लेके बी तक, यानी जब फेज चेंज ना आए। ठीक है, बिफोर गोइंग इनटू गैसियस फेज, ए से लेके बी तक जब तक सब्सटेंस सेम फेज में था, इस टाइम पे आप जो भी हीट एनर्जी देंगे वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। लेकिन फेज चेंज पे पॉइंट बी टू सी, यहाँ पे आप जो भी हीट एनर्जी देंगे, इट वुड बी यूटिलाइज्ड इन ब्रेकिंग द अट्रैक्टिव फोर्सेस, and therefore no change in kinetic energy, therefore temperature will remain constant। यानी आप हीट एनर्जी दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या है, जो भी आप हीट एनर्जी दे रहे हैं वो कहाँ यूटिलाइज हो रही है, इन ब्रेकिंग द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इन ब्रेकिंग द अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, therefore there is no change in temperature। but as soon as the substance convert into gaseous phase, जैसे ही ये गैसियस फेज में कन्वर्ट होगा, अगेन जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी, जो कि आप ग्राफ से भी देख सकते हैं, टेम्परेचर फिर दोबारा बढ़ना शुरू हो गया। जी, समझ आइए बेटा ये बात। जी सर। जी, बाकी सबको भी क्लियर है। सर सी टू डी में क्या होगा? सी टू डी की बात करते हैं, बी टू सी क्लियर हो गया। जी हाँ जी, बाकी सबको भी क्लियर है। ठीक है, तो आपने सिंपल कह दिया कि फ्रॉम पॉइंट बी टू सी why there is no change in temperature, because there is no change in kinetic energy, and that's why शायद आप फिजिक्स में पढ़ते भी होंगे कि ये जो मतलब the energy which we provide at phase change, यानी बी टू सी जब फेज चेंज आता है, इस टाइम पे जो आप हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, दिस इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। पढ़ा होगा ना ये आपने, लेटेंट हीट। ठीक है ना, तो इसको लेटेंट हीट क्यों कहते हैं, बिकॉज लेटेंट मीन्स हिडन। ठीक है, छुपी हुई। तो क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी आप हीट एनर्जी दे रहे हैं वो नजर नहीं आ रही कहाँ यूटिलाइज हो रही है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, जब आप हीट एनर्जी देते हैं, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है। यहाँ क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि ये जो हीट एनर्जी है, दिस इज लेटेंट हीट। ठीक है, अच्छा अब आ जाए फ्रॉम पॉइंट सी टू डी। अब सी से डी में क्या हो रहा है, पॉइंट सी पे सब्सटेंस गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ सब्सटेंस इज इन गैसियस फेज, सब्सटेंस इज इन गैस फेज। ठीक है, जो आपका सब्सटेंस है ये गैस फेज में है। तो अब अगर आप ग्राफ को देखें तो ग्राफ में सिंपल क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप
हीट एनर्जी दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी अब आपका सब्सटेंस गैस फेज में आ चुका है। अब आप इसको जितनी एनर्जी देंगे वो सारी की सारी एनर्जी यूटिलाइज होगी इन इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर राइज होगा। तो वी कैन सी कि टेम्परेचर 100 से 110 पे आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो जैसे ए से बी में हो रहा है, सिमिलरली सी से डी में हो रहा है। ये दोनों पॉइंट सेम है, फर्क सिर्फ इतना है कि ए से बी में सब्सटेंस लिक्विड है और सी से डी में सब्सटेंस गैस है। जी समझ आ रही है बेटा बात? हाँ जी, सी से डी क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है, तो फ्रॉम सी टू डी substance is in gaseous phase and the heat energy supplied is utilized in increasing the kinetic energy of particles की काइनेटिक एनर्जी जो है ये राइज करती है। ठीक है, तो ये सिंपल हीटिंग कर्व है। आपने हीटिंग कर्व देख लिया, किस तरह से ड्रॉ करना है, किस तरह से इसको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो बेटा पूछ लें। जी सबको क्लियर है ये? ठीक है बेटा, चलें अब नेक्स्ट जो है ये हमारे पास ये तो हो गया हीटिंग कर्व। इसी तरीके से आप कूलिंग कर्व जो है ये भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जिस मतलब कूलिंग कर्व जो है ये बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा हीटिंग कर्व के। अच्छा जी, अब लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास इफ वी हैव अ सब्सटेंस, कूलिंग कर्व बिल्कुल ऑपोजिट फॉर्म में बनेगा। लेट्स हम कहते हैं कि इफ वी हैव अ सब्सटेंस एक्स whose melting point is let's say 45 degree centigrade and boiling point is suppose 120 degree centigrade. ठीक है, melting point is 45 degree centigrade and boiling point is 120 degree centigrade. तो draw a cooling curve which shows the change in state when temperature of substance X decreases from let's say 130 degree centigrade to RTP, room temperature and pressure. जी बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी सर आ रही है। ठीक है जी। अच्छा, तो draw cooling curve which shows the change in state when temperature of substance X decreases from 120 to 130 to RTP, और let's say RTP में assume कर लेता हूँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अब आपने कूलिंग कर्व ड्रॉ करना है, तो अगेन हम एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी, ये y एक्सेस आ जाएगा और लेट्स से ये x एक्सेस। ठीक है, और इस दफा टेम्परेचर कहाँ से आ रहा है नीचे? 130 से, यानी इनिशियल टेम्परेचर क्या है 130 और कहाँ तक आना है हमने? 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक आना है। तो सपोज हमने कहा कि जी ये 130 है, दिस इज 130 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दिस इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो सबसे पहला फेज चेंज कहाँ पे आएगा? एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड। 120 डिग्री यानी आप जब 130 से नीचे आएंगे 125 120, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि द टेम्परेचर एट विच लिक्विड गोज इनटू गैसियस फेज, और इसका ऑपोजिट कर दें तो गैस गोज इनटू लिक्विड फेज कंडेंसेशन। तो जब आप 120 से नीचे आएंगे यानी above 120 degree, that substance would be in gaseous phase, but below 120 degree this substance would be in liquid phase. तो 130 पे ये सब्सटेंस किस फॉर्म में होगा? इन गैस फॉर्म,
क्योंकि ये बॉयल हो चुका है, 120 पे बॉयल हो चुका है, तो 130 पे गैस फॉर्म में होगा। बट जैसे ही आप 120 से नीचे आएंगे इट गोज इनटू लिक्विड फेज। तो पहला जो फेज चेंज आएगा दैट वुड बी एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर ये सॉलिडिफाई कब होगा? एट 45। 120 से 45 लिक्विड फेज में रहेगा, एंड लेट्स से एट 45 इट गोज इनटू सॉलिड फेज। तो अब ग्राफ कैसा बन जाएगा? ये सिंपल आपके पास ग्राफ बनेगा 130 टू 120 स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देन ये फेस चेंज आएगा वर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, देन फिर 45 पे अगेन स्ट्रेट लाइन, एंड देन 25 ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। जी, ये समझ आ रहा है बेटा ग्राफ? नहीं सर, यानी आप ये सिंपल सोचे कि आपने 130 से स्टार्ट किया है। 130 पे स्टेट क्या है इसकी? 130 पे ये गैस फॉर्म में है, ठीक है। 120 इसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट से नीचे आएंगे तो लिक्विड फॉर्म में जाएगा। ये ग्राफ एक दफा देख लें, इसको फिर दोबारा देख लें। हमारे पास इसका जो सब्सटेंस एक्स है, मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 45 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 45 से पहले ये सॉलिड फॉर्म में होगा, 45 के बाद लिक्विड फॉर्म में होगा, और बॉइलिंग पॉइंट है 120 डिग्री। तो 120 से ऊपर गैस फॉर्म में होगा, 120 से नीचे लिक्विड फॉर्म में होगा। तो एट 130 इट इज इन गैसियस फॉर्म, गैस फॉर्म में है। तो जब आप 120 पे आएंगे तो अब ये फेस चेंज आएगा, और फेस चेंज पे लिक्विड और गैस फॉर्म में होगा। तो सी तक आते आते ये गैस लिक्विफाई हो जाएगा, ठीक है। अब सी से नीचे आप जितना जाएंगे ये लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, अप टू पॉइंट डी, जो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा 45। तो डी से लेके ई तक इट वुड बी अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, और ई के बाद यानी कि 45 से नीचे बिलो 45 इट वुड बी सॉलिड, इट विल रिमेन इन सॉलिड फेज। जी, ये समझ आ रही है बेटा बात?